जी अस्सलाम वालेकुम। अरसलान मुगल है जी। आज हमें ज्वाइन किया है अनिल भाई ने। और आज हमारा जो टॉपिक है वही है, अगर हम बात करें अनिल भाई से। अनिल भाई, पहले तो मुझे ये बताएं, जो इंडिया ने 750 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक ईयर 2022 के अंदर। अब वो सुनने में ये आया कि 2030 के अंदर 2 ट्रिलियन की जो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो मुझे क्या क्या लगता है आपको, पाकिस्तान भी 1947 को आज़ाद हुआ, इंडिया भी 1947 को आज़ाद, इंडिया ने क्या ऐसी पॉलिसी अख्तियार की है कि वो इंडिया इतना डेवलपमेंट हो गया। अगर व्हीकल्स की बात करें, व्हीकल्स पाकिस्तान में इस टाइम जो एक जो व्हीकल है, सबसे जो छोटी व्हीकल 650 से, इसका रेट अभी 28 लाख रुपया हो गया पाकिस्तान के अंदर। अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया के इस व्हीकल्स का रेट है सबसे लाख, 2-3 लाख, 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख रुपए था। इस पे आप क्या कहेंगे? हमारी आवाम भी सुनिए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर्वप्रथम आपने अपने चैनल में आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। और आपके श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाईजान, आपको भी रमजान मुबारक हो। और जहां तक मैं आपका प्रश्न समझ पाया हूं, उसमें आप यह जानना चाहते हैं कि अगस्त 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, लेकिन इंडिया डे पर डे विकास करता जा रहा है, उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। और पाकिस्तान में इस समय महंगाई आ गई है। मतलब आपके कहने का कि पाकिस्तान में जो है इस समय आर्थिक रूप से गिरावट का दौर चल रहा है। ठीक है, यह प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर अगर हम खंगालें तो भारत का आर्थिक इतिहास हमें देखना। आपके प्रश्न का पहला पोर्शन है, पहला हिस्सा है कि भारत कैसे डे पर डे विकसित। साहब, विकास एक प्रक्रिया होती है, एक दिन में विकास नहीं होता है। यह एक लंबी प्रक्रिया। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो पहला कार्य हमारे जो नेता थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो चुन करके संसद में आए थे, उनके सामने एक दायित्व था कि संविधान बनाए। उन्होंने संविधान बनाया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। उसके बाद उन्होंने पहला जो कार्य किया कि देश को जो अंग्रेज लोग गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी या शिक्षा आदि दे के गए थे विरासत में, उससे दूर करने के लिए योजना बनी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इस तरह से। मतलब अब शॉर्ट में कहें तो हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री आते हैं, रेडियो देते हैं, दूसरे आते हैं टेलीविजन देते हैं, तीसरे आते हैं कंप्यूटर देते हैं, चौथे आते हैं मोबाइल देते हैं, पांचवें आते हैं, या पांचवा ये नंबर नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं कि जो अभी जैसे मोदी जी आए हैं तो इन्होंने क्या कार्य किया, जो पहले के जितने भी विकास हुए थे इन्होंने उसी विकास प्रक्रिया को और थोड़ा तेज कर दिया। और जितने भी, ये मैंने रेडियो, टेलीविजन, इन सब का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि सारे संचार माध्यमों का प्रयोग करके इन्होंने दुनिया को बताया कि भारत में सड़कें हैं, रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, कच्चा माल है। हमने साहब इतने वर्षों में बहुत ही शिक्षित मैन पावर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील आदि तैयार किए हैं। तो आप आइए हमारे देश में पैसा लगाइए, मतलब फैक्ट्रियां लगाइए, कंपनियां लगाइए, उद्योग लगाइए। आपको कच्चा माल भी मिलेगा, बिजली भी हमारे यहाँ मिलेगी, हमारे यहाँ सड़कें भी है, रेलवे भी है। तो बाहर से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के निवेशक आते हैं, पैसा लगाते हैं। तो उससे क्या होगा, जब कंपनियां आएंगी तो हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और जो है उनको आर्थिक तरक्की होगी। और उनको भी फायदा होगा कि वो जो कंपनियां आएंगी वो भी यहाँ पर रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, बिजली का, कच्चे माल का, रेलवे का, सड़क का इस्तेमाल करके जो गुड्स बनाएंगे, जो सामान बनाएंगे, जो सर्विसेज है हमारी, वो उसको इंडिया में भी बेचेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे, विदेशों में भी बेचेंगे। तो इसलिए हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। अब आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया। साहब, हमारे यहां पर क्या है कि डेमोक्रेसी नहीं, लोकतंत्र रहा। क्योंकि जो हमारे जो नेता लोग हैं वो जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, फौज के प्रति नहीं। जनता का मतलब कि जब वो 5 साल अच्छा कार्य करेंगे तो जनता फिर से उन्हें चुन करके अगले 5 साल के लिए कार्यकाल देते हैं। ये एक चीज है। आपके यहाँ क्या हुआ
कि जब आपका मुल्क आजाद होता है तो देखिए परिवर्तन जो लाता है हमेशा मीडियम क्लास लाता है। फ्रांस में बुर्जुआ की क्रांति, बुर्जुआ मीडियम क्लास को ही कहा जाता है, फ्रेंच वर्ड है। तो जो मीडियम क्लास जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, इंडिया को भी आजाद कराने वाले मीडियम क्लास के ही लोग थे, बाबू सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि सब। आपके यहाँ पर क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ही एक मीडियम क्लास के थे, लियाकत अली खान साहब की भी हत्या हो जाती है, तो जो नवाब जमींदार थे वो बैक डोर से सत्ता में आ जाते हैं। सिंधु के नवाब, बलूचिस्तान के नवाब, और जो यहाँ के रिच मुहाजिर थे, जो इंडिया से गए हुए नवाब जो मुहाजिर थे, गरीब मुहाजिरों को कौन पूछता है, अमीर मतलब जैसे यूपी बिहार के जो नवाब थे, तो इन्होंने क्या कार्य किया कि वहां जन समर्थन हासिल करने के लिए पंजाब थोड़ा सा बलूचिस्तान सिंध से थोड़ा ठीक कंडीशन में था, क्योंकि वहां की जमीन लैंड फर्टाइल थी, वहां के लोगों को थोड़ा समर्थन हासिल किया, और वो लोग ही आपकी जो राजनीतिक दल है उनको नियंत्रण करते हैं। मतलब आप देखिए पिछले 75 सालों में आपकी कोई भी एक सरकार, केवल एक सरकार 5 साल रही, उसमें भी 3 प्रधानमंत्री बदल गए, बाकी कोई सरकार 5 साल नहीं टिक पाए। तो आपकी विकास की योजनाएं कैसे बनेंगी जब जनता के प्रति जिम्मेदारी नहीं है? जनता के प्रति जिम्मेदारी न हो करके राजनेताओं की जो ज्यादा जिम्मेदारी रही वो रही इस्टेब्लिशमेंट, फौज के प्रति। आपके अयूब खान थे जब आए तो उन्होंने संविधान ही साहब बहुत लंबे समय बाद बनाया, 7-8 साल बाद, और संविधान भी जो बनाया जाता है उसमें सबकी नुमाइंदगी ली जाती है, बलूचों की, सिंधियों की, पंजाबियों की, खैबर पख्तूनख्वा की। हमारे देश में जो संविधान सभा बनी उस वक्त तो 562 रियासतें थी, हमने रियासतों के भी जो प्रतिनिधि थे उसको संविधान सभा में शामिल थे। रियासत यानी राज्य रहने वाले, उन लोगों ने भी, क्योंकि अंग्रेजों ने जो मुताहरा साइन किया था इंडिया पाकिस्तान के साथ, वो ये साइन किया था कि पाकिस्तान का रकबा इतना होगा, उन्होंने एक लाइन खींच दी। उसके बाद इंडिया का हिस्सा, पाकिस्तान के हिस्से के बाद तीसरा वर्ग था रियासतों का, राजाओं का। उनको कहा कि इनको इंडिया में शामिल होना पड़ेगा या पाकिस्तान में शामिल होना पड़ेगा। तो जो 562 रियासतें इंडिया में शामिल होनी थी उनका भी जो नुमाइंदगी थे वो हमारे संविधान सभा में थे। आपके यहाँ क्या हुआ कि जो संविधान है वो जिसे आप लोग आइन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, तो वो साहब कई बार सस्पेंड होता रहा, वो एक स्थायी नहीं रहा। जैसे आजकल एक चल रहा है अदलिया, अदलिया मतलब न्यायपालिका। आपके यहाँ ही जजेस हैं 2 भागों में बटे हुए हैं। अभी सुना है कि जो आपकी पार्लियामेंट है उसने एक कानून बनाया है, कानून ये बनाया है कि ये जो अदलिया की ताकत को कम करेंगे। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, उसमें 3 चीजें जो होती है, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर जिसे पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, और तीसरी चीज है अदलिया, आप लोग अदलिया कहते हैं, हमारे यहाँ न्यायपालिका या जुडिशरी कहते हैं। इन तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा वो संविधान तय करता है। तो उससे आपके जो अदारे हैं वो अपने हदूद में रहते हैं। लेकिन आप यहाँ व्यवहार रूप से जब ये चीजें नहीं लागू हो पाएंगी तो किस तरीके से आप न्याय करेंगे? आपके जो पॉलिटिशियंस है, जो आपके राजनेता है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर के फौज के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। ये उसके पीछे भी कुछ कारण थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो 33% फौज पाकिस्तान के हिस्से गई और 17% रेवेन्यू गया। तो वो जो 33% जो इतनी भारी फौज थी उस पर जब आपके जियाउल माफ करिएगा कायदे आजम जिन्ना, आपके यहाँ कायदे आजम जिन्ना कहते हैं, उनका बड़ा सम्मान है पाकिस्तान में जिन्ना साहब का, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अयूब खान, फिर जनरल जियाउल हक, ये लोग सत्ता पे काफी समय तक प्रभावी रहते हैं। ये लोग जो कार्य करते हैं, जो विदेशों से डॉलर लेते हैं, वो डॉलर लेते हैं यूएसएसआर से लड़ने के लिए, और वो डॉलर लेकर के अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाते, आवा मरे तुम। ये साहब रहा एक शौक। इसलिए जो है आप लोग विकास उस हिसाब से नहीं कर पाए। आज आपके पास 126 बिलियन डॉलर का कर्ज है, विदेशी कर्ज। घर के अंदर के कर्ज की बात नहीं कर रहे, घर के अंदर का कर्ज मिलाए तो मेरे ख्याल में वो करीब जाएगा 300 या 250 बिलियन डॉलर के आसपास। तो वो घर वाले कर्जे की बात नहीं कर रहा है। तो जो वो 126 बिलियन डॉलर का कर्ज है उसी के
जो सूद है वही नहीं चुकाने में दिक्कत आ रही है ना, इससे आप सकते। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि अगर हम व्हीकल्स की बात करें पाकिस्तान के अंदर, इस टाइम जो व्हीकल्स का रेट हो गया वह एक व्हीकल का रेट 28 लाख रुपए पाकिस्तानी है। अगर पाकिस्तान इंडिया की बात करें, इंडिया में इस टाइम जो है व्हीकल्स बहुत कम रेट पे है, 2-3 लाख व्हीकल्स बन रही है। मुझे ये बताएं कि सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडिया के जो व्हीकल्स क्या इतनी सस्ती हैं, पाकिस्तान में क्यों इतनी महंगी, डे बाय डे पाकिस्तान महंगी होती है। अगर डॉलर को भी कंपेयर करें तो फिर भी पाकिस्तान की फिर ज्यादा महंगी है। अगर हम कन्वर्ट भी करें पेमेंट को, फिर पाकिस्तान की ज्यादा जो व्हीकल का रेट। समझ गया मैं आपकी बात से। ऐसा है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, निर्माण नहीं करेंगे, बिल्कुल, बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं पहली चीज। दूसरी चीज, डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए का रेट जो है तेजी से गिरा है। अब उसके गिरने का बिल्कुल कारण ऐसे। क्या है कि मांग के नियम के हिसाब से मुद्रा का रेट तय होता है, पहली चीज। तो मांग कम हो गई पाकिस्तानी रुपए की, क्योंकि आप कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते, आप बना के बेचते नहीं, केवल खरीद रहे हैं, पहले। अब देखिए, जब अभी हमने एग्जाम्पल लिया था जियाउल हक का, ये जियाउल हक साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान केवल यही एक छोटा सा कार्य अच्छा किया कि उन्होंने एग्रीकल्चर, खेती पे थोड़ा सा पैसा खर्चा कर दिया था। नहीं तो सारा पैसा जो डॉलर उन्हें मिला, उन्होंने वो डॉलर से या तो उनके जो फौजी भाई थे अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाते थे, फ्रांस ब्रिटेन में पढ़ाते थे, या फिर उन्होंने अपनी फौज पे ही खर्चा किया, ठीक। और एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा उनके शुरुआती दौर में कार्यकाल हुआ था, केवल एग्रीकल्चर पर, मैन्युफैक्चरिंग में एकदम काम नहीं हुआ। तो जब आप कुछ बनाएंगे नहीं तो आपको महंगा तो पड़ ही जाएगा, पहली चीज। मुझे उसके ये बाद बताएं आप, जो आप कंटिन्यू करें आप। हाँ, मैंने बेसिक जो रीजन यही है कि आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि जो आपने महंगे लोन ले लिए हैं, जो पावर हाउस जो चाइना से महंगे ब्याज दर पे लिया है, तो बिजली आपको महंगी पड़ रही है। क्योंकि अगर 100 रुपए की चीज है, आपने 20 रुपए का ब्याज ही देना है, तो 120 रुपए आप बिजली बेच के ही तो निकालेंगे। चाइना जो है, जो कर्ज देता है किसी भी देशों को, तो वो कम समय के लिए देता है, पहली चीज। ज्यादा महंगे ब्याज पे देता है। और तीसरा, जो उसके प्रोजेक्ट होते हैं उस पर जो नौकरियां देता है वो अपने ही लोगों को देता है। वो जैसे श्रीलंका के हालात देखे, तो श्रीलंका के हालात के पीछे, क्योंकि मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि कोई एक डैम बनाना, एक बांध बनाना है साहब, तो बांध बनाने में बहुत पैसा लगेगा, ठीक है। लेकिन उससे जो बिजली बनेगी और जो सिंचाई होगी, वो इतने महंगे दाम पे आप नहीं बेचेंगे कि एक ही महीने में साहब पूरी बांध का खर्चा निकला। ये तो नहीं कर सकता कोई। वो धीरे धीरे पैसा वापस आता है, धीरे धीरे पैसा वापस आता है। इसका मतलब आपको ज्यादा समय के लिए कर्जा मिले, 20 साल के लिए मिले, 15 साल के लिए मिले, और कम ब्याज पे मिले। अब मान लीजिए वर्ल्ड बैंक ही एक ऐसी संस्था है जो लंबे समय के लिए देती है, कुछ और भी बैंक है, और कम ब्याज पे देती है। वो आपको लोन देने को तैयार नहीं। चाइना क्या काम करता है कि 3 साल, मैक्सिमम 5 साल के लिए लोन देता है आप लोगों को, या और भी मुल्कों को, अफ्रीका को, श्रीलंका को। तो किस्तें हो गई ज्यादा, दूसरी ब्याज भी हचक करके लेता है, बहुत महंगा लेता है ब्याज भी। और जो उसके प्रोजेक्ट होंगे उस पर जब वो अपने लोगों को नौकरी देगा, तो जब अपने आपके लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो टैक्स कहां से देंगे? अगर आपके लोगों की सरकार की आमदनी टैक्स से होती है, अगर आपके 100 लोगों को नौकरी मिली, उनकी आमदनी बढ़ी, तब वो टैक्स देंगे। वो तो चाइनीज लोगों को रखता है, वो छोटे मोटे काम केवल पाकिस्तानी लोगों को दे देता है। श्रीलंका में भी यही किया, क्योंकि उससे जानबूझ करके जमीन हड़पनी है। उसने श्रीलंका का हम्बन को जो है जब कब्जे में ले लिया, तो श्रीलंका तो तुरंत कब्जे में नहीं लिया। जब ज्यादा कर्जा हो गया तो श्रीलंका ने बोला, तो उसने कहा और कर्जा ले लो, और कर्जा लेकर उसने कोलंबो पोर्ट ट्रस्ट लिया। आज वहां पे केवल चाइनीज पासपोर्ट जो है चलते हैं, केवल चाइनीज पासपोर्ट से ही कोलंबो पोर्ट ट्रस्ट में लोग एंट्री कर पाते हैं। एक तरीके से श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट ट्रस्ट और ये हम्बन टोका चाइना का ही हो गया। भाई जमीन उसने हथिया नहीं, ये है। तो अब आप समझ सकते हैं। हाँ जी, आप करें, कंटिन्यू आप करें, आप, मैं बात करता हूँ, कंटिन्यू करें आप। कि जो मैंने इतिहास की बात करी,
कि आपके जो हुक्मरान थे उन्होंने आर्थिक नीतियों पर ध्यान नहीं दिया, और ये परिस्थितियां कब कहां से आ गई वो भी मैं बता देता हूँ। चाइना वाली जो एंट्री हुई है, पहले आप अमेरिका पर आश्रित थे, लेकिन अमेरिका की नीति डायरेक्ट ट्रक पॉलिसी की नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लोन दो और जमीन हथिया लो, वो इमदाद भी दे देता था और दूसरी चीजें कुछ जो लोन देता था, कर्ज जो है सस्ते उस पर दे देता था। लेकिन जब 2001 न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने ही लोगों को डॉलर के लालच में मरवा दिया, क्योंकि वो आप ही के लोग थे अफगानिस्तान तालिबान, उन्हीं को ट्रेनिंग जियाउल हक ने दिया था। ठीक है, तो वो जो है पाकिस्तान में विरोध हुआ, अमेरिकी विरोधी भावनाएं भड़क गई। अब आपके नेताओं पे कहा जाता था, आपके सेनाध्यक्ष से कहा जाता था डू मोर, और करो और करो। लेकिन अब उसमें समस्या ये आई कि वो चूंकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा कुछ राजनीति ऐसी बढ़ी, और इधर बराक हुसैन ओबामा आए, उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान जो है केवल हमको डिच कर रहा है, केवल ऊपर ऊपर कह रहा हम साथ देंगे, तो उन्होंने आपको ऋण देना, कर्ज देना, इमदाद देना कम कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप आए तब उन्होंने एकदम बंद कर दिया। तो आपके लोग चाइना के पास चले गए, चीन के पास। पहले ये सोच के गए कि चीन के पास जाएंगे तो अमेरिका डर जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और चीन इसी मौके के लिहाज में था, उसने सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर वही लंबे समय के लिए 20 साल 25 साल के लिए कर्जा चाइना ने दिया होता, कम ब्याज पे दिया होता, और उसमें नौकरी आप लोगों को दी होती, तो वह अच्छा था, उसमें बुराई नहीं। एक उदाहरण देता हूं आम पाकिस्तानी भाइयों को समझाने के लिए। जैसे कोई आदमी नौकरी कर रहा, मान लीजिए उसकी तनख्वाह 100 रुपया है, मान लीजिए 100 हो, 1000 है, 10,000, 1 लाख, कुछ भी मान लीजिए, उसमें से वो कुछ पैसा बचा पाता है। अब उसे लगा मैं किराए के घर पे रहता हूं, तो एक काम करूं कि मैं कर्जा ले लेता हूं, जो मकान का किराया मैं 10 रुपया दे रहा हूं वो मैं बैंक को दे दूंगा, और प्लस जो बैंक ब्याज लेगी, अगर आधा 1% ब्याज लेती है, 15 साल 20 साल के लिए दे देती है, हमारा घर हो जाएगा। बैंक का नुकसान नहीं है, क्योंकि बैंक क्या काम करेगी कि 5 साल अगर आपने उसका कर्जा दिया, उसका लोन का किस्त दिया और नहीं दे पाते हैं, तो मकान को किसी दूसरे को बेच देगी। मतलब ये कहने का, जब किसी दूसरे को बेचेगी तो वो पूंजी बढ़ती है। हमेशा पूंजी बनाने के लिए अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन वो लंबे समय के लिए हो और कम ब्याज दर पे हो, ये चीज महत्वपूर्ण है। चाइना ऐसा करता नहीं है। अब क्या है कि आप लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं किए। एक उदाहरण इजराइल का मैं दूंगा। इजराइल ने भी उस दौर में अमेरिका से पैसा लिया था जियाउल हक के टाइम में, और लेकिन वह जब कर्जा लेता था अमेरिका से तो उसके बदले में कुछ कार्य मांग लेता था, जैसे F-16 इंजन उसका रडार बना लें, उसका कोई और छोटा पुर्जा बना दें। आपके यहाँ क्या होता है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे जोर नहीं दिया, बनाने पे जोर नहीं दिया, टेक्नोलॉजी पे जोर नहीं दिया। आपके यहाँ के हुक्मरान केवल डालर लेकर के अपना ही मौज करते रहे, बस ये रहा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अब इधर कुआं इधर खाई। कुआं खाई का मतलब उधर अमेरिका कुआं और इधर खाई चाइना, दो के बीच में आपका जो मुल्क है पिस गया। चले मुझे ये बताएं, मुझे बताएं आप कि अमेरिका का जोर इंडिया पे नहीं चलता, उसका पाकिस्तान पर जोर ज्यादा चलता है। अगर हम बात करें इंडिया की, अगर जो इंडिया का जो ट्रेडिंग की है, ईरान के साथ ट्रेडिंग की, ऑयल की रशिया के साथ ट्रेडिंग की। अब इंडिया जो अमेरिका ने रोका पहले इस चीज पे कि आपने नई ट्रेडिंग करनी, अब उन्होंने ट्रेडिंग के पाकिस्तान रुक गया, मगर इंडिया को बोला, इंडिया नहीं रुका, उन्होंने ट्रेडिंग किया है। अमेरिका का जोर इंडिया पे नहीं चलता, पाकिस्तान पे चलता है। इस पर क्या करें, इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि अब अमेरिका का उसका जोर नहीं चलता इंडिया पे। देखिए उसका कारण, उसके कई कारण हैं, मैंने बताया। सबसे पहली चीज है कि आपके जो हुक्मरान हैं वो हुक्मरानों को पाकिस्तान के अंदर की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जो लोग थे नवाब जमींदार मानसिकता के लोग थे। उनको जो है पाकिस्तान की जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, वहां के लोगों को एक प्रजा जिससे राजा लोग के समय में प्रजा होती थी, नवाब जमींदार के समय में होती थी, उस तरह से उनके रिसोर्सेज का यूज कर रहा था। एक एग्जाम्पल लूंगा, पंजाब में गैस सिंध बलूचिस्तान की आती है,
पानी गिलगित बल्टिस्तान का आता है, उसके बाद बिजली आप जो जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हैं और हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां से लेते हैं। और उन लोगों को वो मैसर नहीं, सब पंजाब, क्योंकि पंजाब के लोगों को मिला करके और पूरी आपकी जो फौज है उसने बाकी पाकिस्तान के लोगों को अपना गुलाम टाइप बना रखा है। ये है हकीकत। अब क्या होता है, इससे आपके रिश्ते खराब हुए अफगानिस्तान तालिबान से। वो भी समझ रहा है कि अफगानिस्तान तालिबान की पाकिस्तान फौज की क्या नीति है। डुरंड लाइन के विवाद की अगर आप बात करेंगे तो डुरंड लाइन का विवाद तो पहले भी था, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान जब से आया है तब से तो और ज्यादा देखिए संबंध खराब हुए हैं। हाँ, एक जरा मैं फैक्ट ठीक कर दूं कि इंडिया ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के जरिए बिजनेस कर रहा, तेल नहीं खरीद रहा। तेल हम लोग इंडिया के लोग रशिया से खरीद रहे हैं। अभी आप तक क्वेश्चन ये था कि इंडिया दब नहीं रहा। इंडिया साहब इतिहास में कभी नहीं दबा। आप देखिए, जब आप F-16 विमान खरीदते थे तो उधार खरीदते थे। हम MiG-21 विमान भी USSR से नगद खरीदते थे। मतलब आप समझ गए होंगे कि कभी नहीं दबा का मतलब कि हमारे हुक्मरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। हम किसी गुट में नहीं, गुट निरपेक्षता मतलब किसी गुट में नहीं है, न USSR न अमेरिका। आज भी हमारी यही नीति है। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। आपके जो फौजी हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क का मफाद नहीं सोचते, वो अपना मफाद सोचते हैं। ठीक है, कर्जा मिल जाए, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़े, मुल्क आवाम मरे तो मरे, मरे तो मरे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, लास्ट सवाल पूछूंगा, मुझे बताएं आप कि अगर इंडियन अवाम पाकिस्तान के हवाले, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, इंडियन अवाम पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है? क्या जो इंडियन अवाम चाहती है कि पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के जो अवाम है, यूथ है, इंडिया की अवाम यूथ का चाहती है एक हो जाए? क्या मीडिया हमारी नहीं चाह रही है? क्या हमारी जो मीडिया हो गई, उसके अलावा जो हमारे सियासतदान वो नहीं चाह रहे कि हम एक हो जाए? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर है। मैं इंडिया का गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा, अभी हम बात करते हैं आम इंडियंस, जो आपका प्रश्न है। जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है कि यहाँ पर आम इंडियंस अमेरिका का सोचता है, जापान का देखता है, चाइना का देखता है, रशिया का देखता है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं या और जो छोटे ममालिक हैं उनका नहीं देखता है। ये पता नहीं क्यों, जब से मैं पाकिस्तान यूट्यूब चैनल्स पे भी देख रहा हूं और भी देख रहा हूं, वहीं पर ये माइंडसेट जाता है इंडिया इंडिया इंडिया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कुछ। यहाँ पर जो माइंडसेट है लोगों का, वो जो विकसित देश है उनकी हम बराबरी कैसे करें, उसमें ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक दूसरा आपका प्रश्न था, इसी प्रश्न का हिस्सा था मित्रता। मित्रता का क्या सोचते हैं? तो इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है कि मित्रता सबसे, देखिए श्रीलंका की मदद करी, बांग्लादेश की भी अभी हाल में IMF पास जाना पड़ा, उस वक्त भी इंडिया बांग्लादेश ने पाइपलाइन बछाई, आपकी पेट्रोल पाइपलाइन वहां पर जो है किया। अफगानिस्तान में गेहूं भेजा, ईरान के रास्ते भेजा। तो ये सब चीजें साबित कर रही कि हम जहां तक अपने, जो हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड है कि सबके साथ अच्छे रिलेशन, अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन रखता है। ये चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह सेशन होगा। अब मैं अपनी आवाम से पूछता, अगर आपको नेक्स्ट टाइम मुझे और अनिल भाई को ज्वाइनिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लाजिम बताइएगा। अनिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आपने बहुत टाइम हमें अपने कीमती वक्त में थोड़ा सा हमें टाइम दिया है, और अगर आवाम को हमारी को पसंद आया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपसे हम बात करेंगे। आपके श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा धन्यवाद, उन्हें मेरा नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।